बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद असलम सैयद के 75वें प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम चाइनीज़ हिस्ट्री फ्रॉम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी यानी चीनी तारीख क़दामत से जिद्दत तक के सफ़र में चल रहे हैं। बड़ी सतह पे हमने इसे 3 हिस्सों में तक़सीम किया था, यानी एंशिएंट या कदीम चाइना, इम्पीरियल या जो शहनशाही चाइना था, और मॉडर्न चाइना। अभी जिस हम फेज़ में चल रहे हैं, ये है इम्पीरियल चाइना, यानी डायनास्टिक रूल इन चाइना को कवर करते हुए हमने पहले जो 3 इनिशियल डायनेस्टीज़ थी, उनका ज़िक्र किया, जिनमें या डायनेस्टी, शेंग डायनेस्टी और ज़ियाओ डायनेस्टी थी। पिछले प्रोग्राम में जो अर्ली इंपीरियल चाइना का हिस्सा कवर हुआ था, उसमें हमने चिन या किन डायनेस्टी से शुरू करते हुए फिर शेंग डायनेस्टी पे आए थे, और अब ये जो हैन डायनेस्टी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट तक लास्ट प्रोग्राम में कवर किया गया था। आज जिस चीज को हम कवर करेंगे कि वो है ये हैन डायनेस्टी ने जो इंपीरियल चाइना बनाया, उसका जवाल कैसे हुआ, और फिर एक दफा चीन मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे बट गया। हमारा आज का प्रोग्राम 2-3 हिस्सों में चलेगा। एक तो ये कि ये जो चाइना का कंट्रोल था, सेंट्रलाइज कंट्रोल जो हैन डायनेस्टी ने कायम किया था, वो टूटा कैसे, और फिर ये कि इसमें मुख्तलिफ शख्सियात जो आती हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी किंगडम्स बना ली, और ये फिर जो 6 डायनेस्टीज और इसके साथ कोई 10 किंगडम्स चली, ये कैसे चलती रही, और ये जो अर्ली इंपीरियल पीरियड था, ये ख़त्म कैसे हुआ। तो सर, इस जैसा कि आपने कहा था कि ये उस तरह से मोरूसी निज़ाम नहीं था जैसे हिंदुस्तान में मोरूसी हुकूमतें चलती थी, और ये जो हैन डायनेस्टी कायम हुई थी, उसने एक सेंट्रल चाइना और एक इंपीरियल चाइना का कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये डिसइंटीग्रेट कैसे हुई, और किस तरह से ये इसका कंट्रोल मुख्तलिफ पॉकेट्स में चला गया। जनाब प्रोफेसर असलम सैयद साहब। थैंक यू साजिद साहब। मसला ये है कि आपको याद होगा कि वो हमने किन डायनेस्टी से शुरू किया था कि जी जिसने सर। यूनाइट किया चाइना को, वॉल बनवाई और लिटरली यानी एक रिकग्निशन दी। जी सर। हंस ने क्या किया? हंस ने, पीपल यूज्ड टू से दैट वी आर फ्रॉम हन। हन को पूरी एक एप्लीकेबिलिटी नहीं होती जो आप पूरे चाइना को कहते हैं कि ये हन कौम यहाँ रहती है। उस दिन सवालों में किसी ने इनको हुन्स के साथ कंफ्यूज कर दिया था। वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि हुन और हैं, ये हन है, HAN। अच्छा, अब इनका ज़वाल, पहले तो हमने इनकी अचीवमेंट्स ऐसी बताई हैं कि हैरत होती है कि ये मिडीवल तो हम उसको कह ही नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ इन्होंने क्या अचीव किया। बजट तक बनाना, पूरा एक स्टैंडिंग आर्मी रखना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, लोगों को प्रेस्क्राइब करना कि ये इम्तिहान पास करोगे, तो तब आप ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो सकोगे। ट्रेड, सिल्क रूट ओपन करना, पूरी दुनिया में अपनी मोर देन 50 एम्बेसीज एग्जिस्टेड इन चाइना एट दैट टाइम। तो ये अमेजिंग लगता है, लेकिन साथ ही फिर जब इनका ज़वाल आता है, तो उसमें फिर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको वो थ्योरीज़ बताता हूँ जो चीनियों ने पेश की हैं। चीनी हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि बैड रूलर्स, क्योंकि वो अब ये डायनेस्टी शुरू हो चुकी थी कि खानदान से, बाप से बेटा, बेटा अगर उसका चचा ज़्यादा अच्छा है तो ज़रूरी नहीं बेटा ही हुक्मरान बनेगा। बल्कि आखिरी हुक्मरान जो बना था उसकी उम्र 13 साल थी। तो उसके फिर चचा ने कहा कि ये इनकॉम्पिटेंट है और इसको हटा दिया जाए। तो जो जनरल सामने आया उसने उसको हटा के उससे भी उसका जो छोटा भाई था 8 साल का, उसको अपॉइंट किया। तो ये
एक वजह ये बताते हैं कि बुरे हुक्मरान या इनकॉम्पिटेंट हुक्मरान या ऐसे हुक्मरान जो इस अहल नहीं थे, वो इसमें शामिल हो गए थे और उन दे ब्रॉट आवर एंड। दूसरा एक नज़रिया है कि पता नहीं हमने ये कवर किया या नहीं। ये महलों में पहली दफ़ा मेरा ख़्याल है मुझे और कहीं ये नहीं मिला रेफ़रेंस, ख्वाजा सराय रखना चीन में शुरू हुआ था। नहीं हुआ था। हाँ, ख्वाजा इसे सराय ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ख्वाजा सराय मतलब होते तो वो मर्द ही थे, लेकिन उनको कुछ मेडिकल प्रोसेस के ज़रिए ऐसा कर दिया जाता था कि ना वो मर्द रहें और ना वो औरत, जिनको हमारी ज़ुबान में हम बड़े बुरे अल्फ़ाज़ भी बाद इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि जो जेनेटिकल जीन्स के लिहाज से नाइदर दे आर मेन नॉर वुमेन, इन बिटवीन द टू उनको ख्वाजा सरा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमारे पर्शियन सोर्सेज़ में भी इनका ज़िक्र है। ये एक और चीज़ थी जो चाइनीज़ ने शुरू की, व्हिच वाज़ लेटर ऑन अडॉप्टेड बाय क्रिश्चियन मॉन्क्स। क्रिश्चियन मॉन्क्स से फिर उस्मानियों ने ली, फिर हमारे पास भी आ गई भारत में, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की हुकूमत थी। अच्छा, इनका रोल कुछ चाइनीज़ हिस्टोरियंस ने कहा है कि बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा होता था, लेकिन दे हैड नथिंग एल्स टू डू, तो वो कंस्पायर करते थे। कौन हुक्मरान होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। एंड नॉर्मली दे वर इन लीग विद द क्वीन मदर जिसको हम कहते हैं। यानी जो विडोड क्वीन होती थी, अब उसका पिता हुक्मरान है, तो ये सारा काम उसका करेंगे एंड दे बिकेम सो पावरफुल दैट दे कुड इवन चेंज जनरल्स, they could even effect changes, major changes. तो एक हुक्मरान ने तंग आके इनका जब कत्लेआम शुरू कराया तो उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई। एक दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि इंटरमीडिएरीज़ जो थे बादशाह और रियाया के दरमियान, ये 2 इंस्टीट्यूशंस आ गए थे क्वीन मदर की और यूनुख्स की, ये दे क्रिएटेड द प्रॉब्लम। तीसरी वजह, ये भी चाइनीज़ हिस्टोरियंस की वजह है। वो ये कहते हैं हुआ ये था कि इस हुकूमत ने, हन्स ने जंगें बड़ी शुरू कर दी थी। जंगों के लिए दे नीडेड गुड जनरल्स एंड दे नीडेड मनी आल्सो। अच्छा, मनी कौन देता था? टैक्सेस उस वक़्त या तो आपको ताजरों से टैक्स लेते थे, लेकिन उसमें अगर आपकी लेसेस-फेयर पॉलिसी है जो इनकी शुरू में थी, तो आपको वहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो नतीजा क्या हुआ? दे डिपेंडेड ऑन दीज़ वॉरलॉर्ड्स। इनको इन्होंने एस्टेट्स दे दी बड़ी-बड़ी कि जंग में और हमारी मुश्किल में हमारी मदद करेंगे। वो पैसे नहीं देते थे, पैसे देता था किसान। किसानों ने सोचा कि हमारा अपना गुज़ारा नहीं होता और फिर ज़मीन डिवाइड शुरू होनी होगी जब, तो छोटे से छोटे कते में उनका अपना गुज़ारा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़मीनें छोड़ो और ये जो एलीट है इनके साथ शामिल हो जाओ, इनके खेतों पे काम करो, 2 वक़्त की रोटी तो मिलेगी। नतीजा क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत टैक्स किसानों से आता था, वो भी खत्म हो गया और फिर इन किसानों ने एक रिवोल्ट की, जिसको येलो टर्बन रिवोल्ट कहते हैं। इट वाज़ वेरी पावरफुल, इट वाज़ क्वेंच, इट वाज़ उसको उन्होंने शिकस्त दे दी थी इनको, लेकिन इसके असरात देर पा रहे चाइना की हिस्ट्री पे। ये मैंने आपको शुरू से बताया था कि एंटीक्विटी से लेके मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना तक, अगर आप कोई सिंगल फैक्टर मालूम करना चाहते हैं, जिन लोगों ने शेप की है चाइना की तारीख, उसमें किसान है, peasants. Peasants have played a very important role in the history of China. अच्छा, अब जब हम मुतालिया करते हैं जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखी हैं, तो वो थोड़ा-सा इसको
डिफरेंटली देखते हैं। वो देखते हैं कि अब इसके लिए थोड़ा-सा आपको ज्योग्राफिया समझना पड़ेगा। सर। चाइना के नॉर्थ में कुछ इलाके हैं जिसमें मंगोलिया है, जिसमें साइबेरिया है। फिर चाइना के वेस्ट में आ जाएँ आप, सिंकियांग है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, ये जो जिनकी मौजूदा शक्लें मैं बता रहा हूँ ये। और इस इलाके के लोग चीनी नहीं थे, लेकिन इनको एम्परर वू ने ख़ास तौर पे कॉन्कर करके अपने सैटेलाइट्स बना लिया था। सैटेलाइट्स 2 तरह से वो इस्तेमाल करते थे इनको। एक तो ये कि आप हमारी मदद करेंगे अगेंस्ट एनी अदर इन्वेडर। दूसरा, यू विल मेक श्योर कि ये सिल्क रोड जो है ये सेफ रहे, ताकि जो हमारा तिजारती सामान यहाँ चीन से बाहर जाए या वहाँ से चीन आए, वो बगैर किसी रोक-टोक के अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँचे। अच्छा, मुफ्त में तो कोई काम नहीं करता था। क्या करते थे ये लोग, कुछ रूलर्स उनको पैसे देते थे। कुछ ने उनको कहा कि तुम आ जाओ हमारे पास, हमारे बॉर्डर्स के करीब आके रहो, तो हम तुम्हें लैंड्स दे देंगे, एस्टेट्स दे देंगे। कुछ ने रिश्तेदारियाँ कर ली इनसे, चीनियों की और इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ रॉयल फैमिली के साथ कर ली। तो जब तक तो ये सैटेलाइट्स रहे उस वक़्त तक तो काम चलता रहा। बाद के रूलर्स ने कहा कि ये तो बर्डन है हम पे कांस्टेंट, फाइनेंशियली बर्डन है और अब कितनी बेटियाँ हम इनको दें अपनी। तो उन्होंने कहा इन पे भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज़ कर। वो जब इन्होंने किया, दैट वाज़ अ मिस्टेक। फिर ये यूनाइट हो गए सारे और कुछ कहते हैं कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ मंगोल्स एंड दिस इज़ आल्सो द बिगिनिंग ऑफ वो जो हन जिनको कहता है HUN, हुन्स, हुन्स भी वो कहलाते हैं, कई उनको हन्स कहते हैं। ठीक। और ये इतना पावरफुल ब्लॉक हुआ कि हुँ, दुनिया की 3 बड़ी सल्तनतें इन्होंने गिराई। हुँ, हुँ, सबसे पहली चीन की, दूसरी गुप्ता डायनेस्टी की फॉल के रिस्पॉन्सिबल ये लोग थे और तीसरा रोमन एम्पायर की फॉल हैपेंड बिकॉज़ ऑफ दीज़ पीपल। तो वो ये उनकी थ्योरी ये है कि पेरिफेरीज़ पे जो आपके मुल्क होते हैं या जो ट्राइब्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट में आके बेहतर परफ़ॉर्म करें या आपके लॉयल हो जाएँ। They always value their independence, their freedom। अब इसको अगर आप अपने नॉर्दर्न एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ के साथ juxtapose करेंगे, तो you will understand many developments on the border of Afghanistan and Pakistan that happened when we extended our government to these areas। एक छोटी-सी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ये बताने के लिए, बल्कि मैंने तो एक आई डोंट नो, आई थिंक आई कैन से दैट विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि अगर हुँ, आपने आलमी तारीख पढ़नी है और देखना है कि उसमें क्या-क्या कुछ हुआ, सिविलाइज़ेशन से ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी से सिविलाइज़ेशन, ऑपरेशन से फ्रीडम, फ्रीडम से स्ट्रॉन्ग एंड लिटरली रिप्रेसिव गवर्नमेंट, ये सब के नमूने आपको चीनी तारीख में मिल जाएँगे। यानी ज्यों ही आप इनका दरवाज़ा खटखटाते हैं चीनी तारीख का, तो आपको ये सब रंग उसमें नज़र आते हैं। फ्रेगमेंटेड कैसे हो जाती हैं एम्पायर्स, फिर दोबारा कैसे आपस में मिलती हैं। ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स कहाँ-कहाँ रहती हैं,
क्या-क्या कुछ गुल खिलाती हैं। ये पीरियड हंस के बाद का जो शुरू होता है, ये वही पीरियड है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि जिसमें आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाएँगी। ये ट्राइब मुख्तलिफ थे कुछ जो इन्होंने अपने बॉर्डर्स पे आबाद किए थे। दे केम एंड डिमांडेड देयर शेयर इन द गवर्नमेंट। और आखिरी जो हुक्मरान था इनका, जो मैंने बताया 8 साला बच्चा था, तो वो एक जनरल था काओ काओ, उसने बड़ी कोशिश की इनको सेव करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो आखिरी बच्चे ने फिर उसके बेटे को हुकूमत दे दी, जिसका नाम तारीख में काओ पी कहा जाता है। अब लोगों ने समझा कि अगर ये काओ पी हुकूमत कायम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ से वो 3 किंगडम्स आती हैं। एक हुक्मरान, एक जनरल था शू, उसने अपना इलाका अलहदा कहा। एक था वू, उसने अपना अलहदा इलाका ले लिया। ये इट इज़ कॉल्ड इन चाइनीज़ हिस्ट्री द पीरियड ऑफ व्हाट वी कॉल 3 किंगडम्स। ये 220 से 280 तक हमें मिलता है। अच्छा, इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ। मोर और लेस ट्राइब्स वही हैं, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड जो गवर्नमेंट थी, वो नाकाम हो गई। और यही बाद में डिजेनरेट हो जाता है इनटू व्हाट वी कॉल 16 किंगडम्स। और अगर आपने ये एक बड़ा खूबसूरत एक चीनी नॉवल है, रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स, 14वीं सदी में एक चीनी ने लिखा था, वो ट्रांसलेट हो गया अंग्रेजी में। उसमें आपको बड़े उसने फिक्शनल अंदाज से तारीख बयान की है कि ये चाइना की अगर आप कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री और असल समझना चाहते हैं, सो ये एक फिक्शन की किताब पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। इट्स अ fascinating book, I enjoyed it thoroughly। ये आपको जो नज़र आता है, इसमें अब वन थिंग इज़ मिसिंग। आप, मेरा ख़्याल था कि सवाल पूछेंगे, जी सर। वेयर इज़ द रेट ऑफ हेवेंस, मैंडेट ऑफ हेवेंस? जी, वो तो हर डायनेस्टी के साथ-साथ चल रहा था। चल रहा तो था। जी सर, यहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है वो। बिल्कुल ठीक। यानी लेट मी पुट इट दिस वे, सर, perhaps uh, it is liberation of regime changes from religion। I don't know if I can emphasize on this यस, further or not। यस, किसी हिस्टोरियन ने ये जी सर, नहीं लिखा कि जी Han सर, dynasty lost the mandate of heavens। जो वो पॉइंट आउट करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये रूलर बुरे थे, डायनेस्टी बुरी नहीं थी, रूलर बुरे थे। इसलिए इसी डायनेस्टी के लोग आपको डिफरेंट नेम से बाद में नजर आएंगे। थे वो सारे हन ही, लेकिन दे केम टू पावर विद डिफरेंट नेम्स। और ये जो आइडिया है ऑफ 16 किंगडम्स, ये उसी तरह का है जिस तरह की आपने पहले देखी थी। वो 100 किंगडम्स वाले में सिटी स्टेट्स थी। चाइना इज फ्रेगमेंटेड एंड नाउ इट मेक्स सेंस के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में स्कूल लेवल में बच्चों को क्यों कहा जाता है कि फ्रंटियर्स आर नॉट सीक्रेट इन आवर हिस्ट्री, दे कैन चेंज। बॉर्डर जो होते हैं वो तब्दील होते रहते हैं, और जितनी दफा चीन में तब्दील हुए हैं, इसकी हमें मिसाल शायद ही कम मिले कहीं और किसी तारीख में। इस पीरियड में, ये पीरियड चलता है 304 से लेके 439 तक। इसमें एक छोटी सी डायनेस्टी आती है, जिन डायनेस्टी जिसको कहते हैं, which is mostly also consists of people from Han tribe। और यही लोग हैं जो आगे चलाते हैं।
अच्छा, इसमें अब जो लुत्फ़ की बात आती है वो ये है कि बुद्धिज़्म एंटर्स चाइना। काफ़ी रेज़िस्ट करते हैं लोग। कन्फ्यूशियस थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चला जाता है, इसलिए कि लोग आसान ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, एफ़र्ट नहीं करना चाहते। जब पॉलिटिकल केओस होता है, तो दिस इज़ एन अमेज़िंग पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। पीपल have two options. One option is to stand against the government and fight. The other option is to let the things happen the way they are happening and wait for another savior or another moment. ये दोनों चीजें आपको चीन की तारीख में नजर आएंगी। लेकिन ये जो जिन और सुई डायनेस्टी के दरमियान का जो फेज़ है, इसमें सर चाइना हमें नॉर्थ और साउथ इसमें डिवाइड नज़र आता है। इस पे ज़रा बहुत रोशनी डालिएगा। बहुत डिवाइड इसलिए कि नॉर्थ में वही लोग थे जिनके खिलाफ जी, इन्होंने जी। वॉल बनाई थी। उनको दूर रखने के लिए नॉर्थ वाले अपने आप को हमेशा कहते थे कि हम लोग सुपीरियर हैं इनसे। वही नॉर्थ और साउथ की जो बाद में यूरोपियंस ने भी इसको इस्तेमाल किया, अमेरिकन्स ने भी इसको इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि बड़े-बड़े लिखने वालों ने इसको हमारे 20th सेंचुरी में नॉर्थ एंड साउथ को इस्तेमाल किया। इसको भी आपको पहली डिवाइड आपको चाइना में नज़र आती है। यहाँ तक कि ये जिस डायनेस्टी का हम ज़िक्र कर रहे हैं, ये भी नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शंस की असल में बात क्या होती थी? बात ये नहीं होती थी कि आप नॉर्थ में हैं या आप साउथ में हैं या आप ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं। बात ये होती थी एक्सेस टू द रिसोर्सेज़। जिसके पास एक्सेस टू द रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं और हू इज़ इन अ बेटर पोज़ीशन टू कंट्रोल द ट्रेड रूट्स, वो अपने आप को सुपीरियर समझता था। कोई एथनिक इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, एक्सेप्ट लेटर ऑन जब हम चाइनीज़ हिस्ट्री में देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये नॉर्दर्न इलाके के लोग जो थे, ख़ास तौर पे इफ यू क्रॉस द बॉर्डर टुवर्ड्स मंगोलिया और साउथ साइबेरिया के, दे वर नॉट चाइनीज़। ये लोग तो चीनी थे ही नहीं। दे प्रिटेंडेड टू बी चाइनीज़। अच्छा, वो कहते थे कि चाइनी है कौन? ये जो एरिया है, इफ यू कॉल इट चाइना और शो अस द नेम दैट यू हैव अ प्लेस कॉल्ड चाइना, कि उसके अंदर जो है वो चीनी है और उसके बाहर जो है वो चीनी नहीं है। तुम तो खुद अपने कबीलों के नामों से दुनिया को बताते हो। चीन और किन जो था वो कोई जगह का नाम नहीं था, वो एक हुक्मरान का नाम था, जिसने अपने नाम के साथ डायनेस्टी और मुल्क की शिनाख्त दी। ये इनके डिबेट्स बड़े हुए हैं उस दौर में कि कौन असल चीनी है, कौन असल चीनी नहीं है। तो ये इसी का हिस्सा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इनका नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड थी, ये बड़ी प्रोनाउंस्ड और ये और ज़्यादा होगी प्रोनाउंस्ड आगे। ख़ास तौर पे ये जो एरिया है, क्योंकि ये मांचू डायनेस्टी थी, ये बाद में जब पावर में आती है तो दे वर नॉट फ्रॉम द साउथ, दे वर फ्रॉम द नॉर्थ। तो इसलिए कुछ लोग कहते थे कि ये तो कहाँ से आ गए हैं ये मंचूरियन लोग, हम तो इनको अपना हिस्सा ही नहीं समझते थे, चीन का। तो ये डिबेट रहेगा और ये तकरीबन हर मुल्क में होता है। मैंने जब आप हम अमेरिका की तारीख पढ़ रहे थे, तो नॉर्थ और साउथ का बताया था कि साउथ का प्रेज़िडेंट सबसे पहले आफ्टर द सिविल वॉर जो हुआ है, वो जिमी कार्टर था। और देख लीजिए कितना पीरियड है, लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री। और उसमें भी
उस वक़्त के अगर आप अखबारात पढ़ें, जोक्स पढ़ें, जो करते थे रेडियो और टीवी पे, वो ये कहते थे कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग सदर्न एक्सेंट इन द व्हाइट हाउस। मज़ाक उड़ाते थे जिमी कार्टर की लैंग्वेज का, उसकी गुफ्तगू का। तो ये आपको नज़र आएगा पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी है। साउथ वालों को हम जिस तरह से याद करते हैं, आई डोंट हैव टू मेंशन इट इन दिस लेक्चर, बट यू नो दैट वेरी वेल। यही हाल था चीनियों का। नॉर्थ वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, साउथ वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो बल्कि जो माओ का रेवोल्यूशन था, वो एक तरह से मिक्सचर था, स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ गोइंग अप टू द नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ। तो उसने कोशिश की एक क्रेसेंट बनाने की, एक हाफ मून बनाने की, जिसमें हाफ नॉर्थ से हो, हाफ साउथ से हो। लेकिन जिस अहद में हम हैं, इसमें फिर होगा क्या? ये जितनी डायनेस्टीज़ का आपने ज़िक्र किया है, ये सारी डायनेस्टीज़ दे विल बी ओवरपावर्ड बाय द नॉर्दर्न ट्राइब्स। और अगर फॉर द फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट ने, किसी ट्राइब ने चाइना पे हुकूमत की है, नॉन चाइनीज कह लें आप आज की दुनिया में, तो वो मंगोल कुबलाई खान था, ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान। He was not Chinese, never he never pretended to be Chinese, तो वो मंगोल था। फिर उनके खिलाफ इन्होंने जब बगावत की है, तो दैट्स अनदर स्टोरी, उसकी तरफ हम किसी सेशन में आएंगे। तो अभी ज़हन में आप ये रखिए कि इस वक़्त डिवाइड इज़ नॉट जस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, divide is between east and west, divide is from one city to other city, divide is from one tribe to another tribe, and in many cases divide is between brothers, divide is between uncle and nephew। और ये तमाशा चलेगा कई सौ साल चाइना में। आपस में इन्होंने जो कुछ किया, लेकिन एक हैरत की बात जो है, वो शायद विल सरप्राइज मैनी पीपल, कि चाइना ने तरक्की की है इन सर्टेन एरियाज इस दौर में भी। इस दौर में भी इन्होंने दिखाया है कि जो इंडस्ट्रीज इन्होंने कायम कर ली थी, जो आर्टिजन्स आ गए थे, जो मसलन इसी पीरियड में आपको पॉटरी की बेहतरीन शक्ल मिलेगी, लिटरेचर मिलेगा बहुत अच्छा, पोइट्री खास तौर पे, आर्किटेक्चर में आपको नए डिजाइन मिलेंगे। इसी तरह ये जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, वो काफी डेवलप होगी। तो ये हमें अमेजिंग एक चीज नजर आती है कि पीपल लेफ्ट द पॉलिटिक्स टू दीज हुलिगन्स, बट दे केप्ट देयर ओन वर्क। और इसी पीरियड में चाइनीज नॉलेज और चाइनीज स्किल इन इम्पार्टिंग नॉलेज वाज एक्नॉलेज्ड बाय द नेबर्स। तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज थे, या उस वक्त के जो भी तालीमी इदारे थे, उनमें पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सीक नॉलेज, स्पेशली ये जो ठीक हुआ। नेबरिंग कंट्रीज हैं, कोरियाज हैं जी और सर। जापान। ठीक हो गया जी। जी सर, ये फॉलो होती है सर इसके बाद जो टैंग डायनेस्टी से, जिसका जी जी पीरियड है 618 से लेकर 907 तक सर। जी वहां पे चाइना एक दफा फिर अपनी इंपीरियल पावर के साथ, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के साथ और एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के साथ यूनिफाइड, जिसमें साइंस आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, गन पाउडर आ रहा है, जिसमें पेपर आ रहा है, जिसमें करेंसी आ गई, जिसमें यानी चाइना मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है। तो ये इसकी क्या वजह थी सर, ये टैंग डायनेस्टी के क्या करेक्टरिस्टिक्स थे कि उन्होंने एक दफा फिर चाइना को खड़ा कर दी, उठा ये के खड़ा कर इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, इनको सुई डायनेस्टी को। सुई को। जी सर। हाँ, अच्छा, सुई डायनेस्टी में ही सर ये डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, जिनकी तरफ आपने ठीक। इशारा किया। जी यानी सर। फॉर एक्सक्यूज मी, फॉर द फर्स्ट टाइम जी सर। Japanese realize that if we need to have a culture which is really enviable,
we should learn something from China. Excuse me. तो तंग डायनेस्टी की तरफ जब आप आते हैं तो ये है तकरीबन 618 से 907 तक। अच्छा, अब इनका लिबरलिज्म आप देखिए। अच्छा, मैं वो एक बात कहनी भूल गया आपको कि सर, by the time we are entering into this phase, China has Confucianism, Taoism, and another foreign religion, Buddhism. बुद्धिज्म बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, बुद्धिज्म के बारे में बहुत एविडेंस हमें मिलती है कि ये व्हाई इट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 किंगडम्स। तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन व्हिच आई थिंक मेक्स लॉट ऑफ सेंस वो ये थी कि लोगों को खतरा था, हुक्मरानों को, कि ये अगर फिर कोई शख्स आ गया जो कहेगा कि इकट्ठे हो जाओ, आपस में ना झगड़ो, तो हमारी हुकूमतें हमारे हाथ से निकल जाएँगी। अच्छा, अब बुद्धिस्ट क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट कहते हैं ये दुनिया इस लायक नहीं है कि इसमें दिल लगाया जाए। इसको छोड़ो, मोनेस्ट्रीज़ में घुस जाओ, ना फैमिली रेज़ करो, ना कुछ करो, बस जो भी है एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारो कि लगे कि हम बेज़ार हैं दुनिया से। तो इन रूलर्स ने सोचा दिस इज़ अ गुड मैसेज फॉर द पीपल। ये उनको वही एक तरह का नशा दे देगा कि दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ो और आखिरत का बंदोबस्त करो तुम सब। तो इसलिए उन्होंने इनको लैंड्स दी, इनको आबाद किया कि ये तुम फैलाओ ये पैगाम हमारे यहाँ। फिर इन सब के खिलाफ एक आएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा जज़्बा आएगा चीनियों में कि ये सब तमाशे हैं, दे हैव नो बिज़नेस इन स्टेइंग इन आवर कंट्री। खैर निकाले तो नहीं गए लेकिन काफ़ी इनको वो जो इनका ज़हरीलापन था वो इन्होंने निकाल दिया, या वो जो नशा-आवर दवा थी ये देते थे, उसको इन्होंने निकाल दिया। अच्छा, इस पीरियड में जिसकी तरफ ये आपने तंग डायनेस्टी का किया, इसमें एक और भी जो हमारे बात सुनने वालों के लिए बड़ा रेलेवेंट होगा, एक और मज़हब एंटर होता है चाइना में, दैट इज़ इस्लाम। अच्छा, अब उसकी थ्योरीज़ जो हैं वो अ, कुछ लोग तो सहाबियों के साथ इसको डील करते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिली, हम कहें। मुझे यूँ लगता है कि तिजारत होती थी उस वक़्त, ईरान had been part of Muslim Caliphate, तो ईरानी और अरब ताजर आते थे और उनकी लेन-देन देख के लोग बड़े मुतासिर हुए और फिर इस तरह से इस्लाम एंटर्स और कहते हैं कि हुक्मरान ने खुद पहली मस्जिद जो थी वो तामीर कराई, जिसको चाइनीज़ अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखें तो आपको उसके बारे में बोथ हिस्ट्री एंड लेजेंड्स दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि जब इंसान देखता है ना टुवर्ड्स द पास्ट, हुँ, उसमें व्हाट रिमेन्स सुप्रीम इन आवर माइंड्स एंड इन आवर साइकी इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इट इज़ एक्चुअली दैट रोमांस ऑफ द टाइम and some sort of imagery that we want to retain into our minds. तो हमारे माइंड में वो है कि इस्लाम ने उस वक़्त चीन का दरवाज़ा खटखटाया, जब ये दौर सहाबा था और फिर उसके साथ हज़ूर की अहादीस आती हैं, वो चीन में इल्म के बारे में और वो दूसरी चीज़ें, फिर सना बिस्सीन, फिर ये चीनियों ने जो चीज़ें बनानी शुरू की, जो जाती थीं अरब दुनिया में, उसके लिए जो स्टैम्प लगाते थे वो अरबी में लगाते थे और उसके लिए नेचुरली दे हैड टू एम्प्लॉय सम अरब्स
और दोस्त कारीगर्स जो कि ये ज़ुबान जानते हों, ताकि अपनी मसनूआत के ऊपर वो स्टैम्प लगा के इनको एक्सपोर्ट करें। ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। बाद में ख़ैर वो फिर और हिस्ट्री है, वो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कि हाउ दे बिकेम अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट आल्सो। चाइनीज़ आर्मी में भी ये लोग शामिल हो गए थे और फिर लाइक ऑल चाइनीज़ इनको आपको पता है चीनी ज़ुबान में हुई कहते थे इनको हुँ, और ये 2 तरह के थे। एक तो वो थे जो चाइनीज़ एथनिकल चाइनीज़ मुसलमान हुए। दूसरे वो थे जो आबाद हुए बाहर से आके और अभी तक ये ज़हन में रखिए कि सिंकियांग अभी तक मुसलमान नहीं हुआ है, ये बाद में होंगे और अभी सिर्फ़ आपको ये साउथ में और नॉर्थ में जहाँ पे तिजारत की कोई मराकज़ थे, वहाँ आपको मिलेंगे कुछ ईरानी और कुछ अरब ताजर। तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ व्हाट यू कॉल uh, Islam or Islamic सही। phase in China, हुँ, which has its own हुँ, history. बड़ी fascinating भी है, disturbing भी है, but it has its own history. तो ये जो डायनेस्टी है जिस पे अब हम पहुंच गए हैं, ये तकरीबन बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी तक ये रहती है और इसमें जो हमें चीज नजर आती है वो वही नजर आता है कि दे वर वेरी प्रॉस्परस यानी इसमें वो कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई कलर्ड ग्लेज्ड पॉटरी इन्होंने बनानी शुरू की और एक पहली कहते हैं हमारी फीमेल हुक्मरान भी उसी दौर की है वू ज़ैतियान और तंग डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सोशल लॉज कुछ इंट्रोड्यूस किए अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि ये कैसे हुआ who was responsible for that did they learn anything from Muslims या उनका अपना सिस्टम था naturally Muslims would like to have credit for that लेकिन जब तक हमारे पास एविडेंस ना हो हम कुछ नहीं कह सकते मियाँ बीवी का रिलेशनशिप रेगुलेट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस डायनेस्टी मैरिज और डिवोर्स दोनों चीजें ये बाकायदा इसके लिए कानून पास किए जाते हैं इसके लिए राइट्स दिए जाते हैं औरतों को woman can also divorce her husband एजुकेशन भी रिसीव कर सकती है कुछ लोग कहते हैं ये उस मलका की वजह से हुआ जो who was in power but I think it was a general policy with this dynasty to give equal treatment or at least that treatment that was not met with before to female of their society पेपर इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की बुक्स लिखी जाने लगी लाइब्रेरीज बनती नजर आती हैं हमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग हमें मिलते हैं इस डायनेस्टी के दौर में और फिर बाकायदा आपको नजर आता है एक सिस्टम ऑफ मार्केट्स जिसमें आप बाकायदा मार्केट इंस्पेक्टर्स मुकर्रर करते हैं आप टू सम एक्सटेंट नॉट टू द एक्सटेंट जिसमें हम बाद में देखेंगे कि प्राइसेस कितनी होनी चाहिए अच्छा लैंड सिस्टम इन्होंने इम्प्रूव किया टैक्सेस जो किसानों पे थे वो कम किए तो इस तरह से इन्होंने ऐसा सिस्टम किया कि जिससे चाइना दोबारा वर्ल्ड मैप पे आता है प्रॉस्परस होता है और चाइना का इमेज इवन इफ इट इज इंपीरियल एंड मिडीवल
according to our chronology. Excuse me. But it is celebrated literally. यानी पूरी दुनिया में आपको जहाँ कहीं इनका कोई नुमाइंदा जाता है या इनकी कोई प्रोडक्ट जाती है, पीपल रिमेंबर यही वो दौर है। अगर आप गौर करें इसी डायनेस्टी में वो आपको दौर आएगा नज़र, जब इनकी कुछ बुक्स बगदाद पहुँचती हैं और उनका तर्जुमा होता है। यही वो दौर है जिसमें अलिफ लैला की कहानियाँ अक्सर इसी की एरिया में, सेंट्रल एशिया में और चाइना में आपको दिखाई देती हैं। तो जब अदब में, ये ज़हन में रखिए आप बात, जब अदब में किसी तहज़ीब का ज़िक्र आना शुरू हो जाता है या किसी तमद्दुन का, so it shows that it's cosmopolitan. It shows that it has certain dimensions that can reach. तो ये हमें इस तंग डायनेस्टी में नज़र आता है उस वक़्त के दौर में। इन्होंने जी। कोई शक नहीं कि यहाँ पे साइंस, अदब, हुकूमत, तहज़ीब, उनकी ब्यूरोक्रेसी से वो जो कॉम्पिटिटिव सिस्टम है उनका, एजुकेशन, वो काफ़ी बढ़ती है। जी। इसी दौर में हमें सर 2 बड़ी बगावतें भी नज़र आती हैं, ये एन शान रिबेलियन और हैंगचाओ रिबेलियन। जी। मतलब इसको सर हम मतलब उनके क्या मुहर्रिकात थे? यानी एक तरफ चाइना में बड़ी इनोवेशंस हो रही हैं और उसी दौर में फिर ये 2 बड़ी बगावतें, यानी चाइना में इससे पहले रिबेलियन हमें इस तरह से नज़र नहीं आती। ये रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये आपको आगे भी मिलेंगी। जी सर। ये चाइना वाज़ नेवर, वही मैंने जो आपको बताया ना, ये कैप्सूल है चाइनीज़ हिस्ट्री। सर। जिसमें आपको एक तरफ देखेंगे कि इतनी आला दर्जे की आपको नज़र आ रही है अचीवमेंट्स, दूसरी तरफ रिबेलियन हो रही है, रिवोल्ट हो रही है। इसलिए कि होमोजेनाइज़ नहीं हुआ है अभी चाइना। चाइना की वो जो आइडेंटिटी है ना कि वी आर द चाइनीज पीपल, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी 2-3 सेंचुरीज मोर, मे बी मोर देन दैट। ये आपको अभी नहीं मिलता। तो अगर आप प्रॉस्पेरिटी में आप कहीं रिबेलियन देखते हैं तो उसके मुहर्रकात और होते हैं, ये भी ज़हन में रखिए। एक होती है रिबेलियन ड्यूरिंग डिप्रेशन, ड्यूरिंग इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वो होती है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो रिबेलियन होती है कि व्हाट शुड वी डू, व्हाट एल्स कैन वी डू, वी हैव नथिंग टू लूज। जब रिबेलियन होती है इन द टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो होती है टू शेयर द डिविडेंड्स, कि आपने हमें भूल गए, हमने भी तो बड़ा कंट्रीब्यूट किया है आपकी सारी जो इस वक्त आपके जो कुछ आप अचीव कर रहे हैं उसमें, तो वेयर इज आवर शेयर। तो ये 2 जो आपने रिबेलियंस का ज़िक्र किया है, इट वाज़ नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट वाज़ सिंपली समथिंग that they thought that they had not been acknowledged or paid by the state, by the government. Within this group आपको नज़र आएँगे कई, मसलन इसी ग्रुप में टुवर्ड्स द एंड आपको एक छोटी-सी और डायनेस्टी, ज़ू डायनेस्टी नज़र आएगी। जो 690 से 15 साल थी, लेकिन उन्होंने अलग होके अपनी हुकूमत कायम की है 15 साल इनसे। तो ये जब हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का ज़िक्र करते हैं, दैट डज़ नॉट नेसेसरिली मीन कि पॉलिटिकली इट्स अ यूनिफाइड कंट्री। इट इज़ स्टिल फ्रैगमेंटेड, इट इज़ स्टिल ग्रैपलिंग विद दीज़ प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिटी। और बड़ा मुश्किल था इस वक़्त ये बताना कि चीनी हैं कौन? Not only for the Chinese themselves, but for the foreigners also. और फिर बाद में आपको मिलेगा, ये नज़र आएगा कि किसकी नोज़, ये मैं बिल्कुल चाइनीज़ सोर्स से कोट कर रहा हूँ आपको, कि किसकी नोज़ ऐसी है कि वो चीनी नहीं लगती।
ये फेस की शेप जो थी, they started using that as a cue to point out non-Chinese from the Chinese. और बाकायदा इनकी आर्मी को जो दिए जाते थे डायरेक्टिव्स, उनमें ये चीज़ होती थी कि आप मेक श्योर अच्छा, अब उसमें ये था कि नोज़ के लिहाज से तो मंगोलियंस, कोरियंस, जापानीज़, ये तमाम इस कैटेगरी में आ जाते थे। ये वो फिर आपको आएगा जिसको बाद में हम कहते हैं कैथे पैसिफिक, ये एक एयरलाइन का नाम भी था। लेकिन कैथे का लफ़्ज़ सबसे पहले मार्को पोलो ने इनके बारे में इस्तेमाल किया था। वो क्यों किया था? वो क्या है वो अ, खोतान है एक जगह, अच्छा। जिसको खैतान उस वक़्त लिखा जाता था। उससे मार्को पोलो ने कैथे का लफ़्ज़ लिया। वहाँ का ये खुशबू बड़ी मशहूर थी। वहाँ के जो हिरन थे उनमें ये मुश्क नाफा जिसको हम कहते हैं, ये बहुत मशहूर था। उसकी वजह से उसने इसका नाम कैथे, कैथे पीपल रख दिया उसकी वजह से। जैसे आप पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे अब? इंग्लैंड में जो पाकी का लफ़्ज़ है, इट्स हुँ, नॉट जस्ट यूज्ड फॉर पाकिस्तानीज़, इवन फॉर हुँ, बंगालीज़, इवन फॉर इंडियंस, दे यूज़ इट। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये आपको आइडेंटिटी का सवाल भी मिलेगा इस वक़्त यहाँ पे। So as I said earlier, it will still take about 200 to 300 years before China will say that yes, now we are politically unified people. जी सर। इसी हवाले से सर ये साजिद गौरी साहब का एक सवाल आया है कि मार्को पोलो तो आता है सर कहीं 13वीं सदी में। हाँ, तो इस दौर में ये तंग डायनेस्टी और ये इसमें ये इंडिया और चाइना का भी आपस में आना-जाना है। फिर ये उसका वियतनाम से, ताइवान से, हांगकांग से मतलब है कि चाइना की एक्सपेंशन और इन लोगों का आना-जाना है। तो उससे मार्को पोलो से पहले सर कोई ट्रैवलर रिकॉर्ड्स या कुछ ऐसा हमें मिलता नहीं है चाइना का दुनिया के बारे में या दूसरी दुनिया का चाइना के बारे में सर? ये मिलते हैं लेकिन उस वक़्त नहीं, बाद में ह्यून सांग बाद में लिखता है जो बड़ा मशहूर ट्रैवलर था। सर, लेकिन हमें जो मिलते हैं उस वक़्त के आसार वो मिलते हैं मिशनरीज़ के। ठीक। जो यहाँ आपके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से जो गए हैं चाइना में हुँ, और वहाँ से तिब्बत में गए हैं, ठीक। तो उस पे बहुत लिटरेचर है। उस पे तो इतना कुछ आपको मिलेगा कि यहाँ तक वो बताएँगे कि बादशाह सलामत को ख़वातीन किस-किस एरिया की पसंद थी। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट कि चाइना की क्या चीज़ फ़ैसिनेट करती थी आउटसाइड ट्रैवलर को। वो चीज़ फ़ैसिनेट करती थी चाइना की, जो कहीं या उसने और ना देखी हो या सिमिलर हो टू दैट पर्सन्स एक्सपीरियंस। तो इसी तरह मार्को पोलो से पहले, बल्कि हमारे मुसलमानों में भी इब्न बतूता से पहले हमें कोई नज़र नहीं आता जिसने कोई अपनी लिखी हो कहानी। अजायबुल अस्फार जो उसकी किताब थी, वो तो मार्को पोलो से भी बाद में उसने लिखी है। अच्छा, मार्को पोलो भी पूरे चाइना में नहीं गया। उसकी किताब में कहीं ग्रेट वॉल का ज़िक्र नहीं आता, तो उससे कई यूरोपियन स्कॉलर ने ये समझा कि वॉल उस वक़्त तक बनी ही नहीं थी, हालाँकि ये गलत है। वॉल तो किन ने बनानी शुरू कर दी थी। वो वहाँ तक गया ही नहीं उस इलाके तक जहाँ वॉल थी। तो उसका उसका अपना इलाका जो है घूमना-फिरना, उसको तो इतना भी नहीं पता था बेचारे को कि पर्शियन लैंग्वेज क्या होती है। तो ये बाद में हमें सब कुछ नज़र आता है। शंघाई में जब वो जाता है तो वो ट्रेडर से बात करता है तो वो कहता है कि ये चीनी तो नहीं है, कौन-सी बोली बोल रहे हो? कहते हैं हमारे ताजरों की बोली है। और बाद में उसको पता चला कि ये पर्शियन है। पर्शियन वाज़ द लैंग्वेज ऑफ द सिल्क रोड एंड द ट्रेडर्स। जैसे आज अगर आपको बाड़ा में कोई अंग्रेज़ी बोलता
या जर्मन बोलता मिल जाए तो आपको हैरत होगी कि ये कहाँ से आ गई ये ज़ुबान, तो वो कहेगा कि जी हमारे चूँकि ट्रेडिंग ताल्लुकात हैं इन लोगों से तो इसलिए। तो ये हमें आपके गौरी साहब के सवाल के जवाब में जी हमें सर। कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलती कि किसी ने चीन जाके उनके बारे में कुछ लिखा हो। यहाँ तक कि रोमन एम्बेसीज़ भी जो आई हैं, सवाए बाद के जब चाइनीज़ और क्रिश्चियंस के डायलॉग्स हुए हैं, मुनाज़रे हुए हैं, उनकी हमें मिलती हैं। अ, उनके अकाउंट्स मिलते हैं हमें कि बादशाह के दरबार में कुबलाई खां को शौक था इस किस्म का और दूसरों को शौक था। तो वो एक नेस्टोरियन बुला लेते थे, एक बुद्ध बुला लेते थे, एक बाज़ औक़ात बाद में फिर जब मुसलमान हो तो मुसलमानों को भी बुला लेते थे। तो उनके जो मुनाज़रे होते थे, सिर्फ़ उनका हमें ज़िक्र किसी मुसलमान की किताब में नहीं मिलता। ईसाई जो जाके यूरोप रोम में जाके वापस जाते थे, तो वो उनके अकाउंट्स हैं लातीनी ज़ुबान में लिखे हुए, जो कुछ हिस्टोरियंस ने यूज़ किए हैं अपनी मिडीवल हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी में, वो हमें मिलते हैं। बाकी सफ़रनामा जो पहला हमें मिलता है इस लिहाज़ से वो मार्को पोलो का ही मिलता है। अच्छा सर, इसमें एक इरम गुल साहबा की तरफ से एक सवाल आया है कि चीन के जो माशरत और सियासत और इल्मी तरक्की की इतनी तवील तारीख और दास्तान है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया के लिटरेचर में ये अपने मखसूस जंगी फ़नून और अलामात से ही ज़्यादा जाने जाते हैं। मतलब ये कि इनका ऐसा लगता है कि जैसे सारा कुछ इंडिजिनस ही इन्होंने उसी पे फ़ोकस रखा। ये बिल्कुल इट्स ब्यूटीफुल कमेंट इसलिए कि चाइना को दुनिया कैसे जानती है आज भी, आज को छोड़ दीजिए। हुँ, लेट्स से 20th सेंचुरी में चाइना को कैसे जानती थी लोग? हुँ, सिल्क, हुँ, पॉटरी और क्या था? आर्ट, हुँ, यही थी ना, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं चीज़, उसी से द वर्ल्ड विल नो यू। चाइना की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जाती थी, उससे चाइना को नाम दिया गया। अगर आप बर्लिन में जाएँ तो बर्लिन के साथ एक छोटा-सा शहर है पोट्सडाम, जो कि जर्मनी के हुक्मरानों का दारुल खिलाफा या उनकी सीट थी। तो इनका एक जो बड़ा मशहूर बादशाह हुआ है फ्रीडरिश द ग्रोस, फ्रेडरिक द ग्रेट, उसने अ, वो फ़ैसिनेट था, ही नेवर वेंट टू चाइना बट ही वाज़ फ़ैसिनेटेड विद द चाइनीज़। तो क्या उसने किया है, एक चाइना टी हाउस बनवाया है उसने वहाँ। वो एक चाइनी पैगोडा की शक्ल का उसने बनाया है एक वहाँ पे अपने पार्क में एक जगह जिसमें मुख्तलिफ चाइना की पॉटरी रखी हुई है और चाइना कैसे वो चाइनीज़ चीप चाय बना के देते हैं, वो उसने उसमें डेमोंस्ट्रेट किया उसको। तो इसलिए चाइना का इमेज वही होना था जो चाइनीज़ चाहते थे। इनकी एजुकेशन का एक मसला तो ये था कि नन ऑफ देयर एजुकेटर्स वेंट अब्रॉड। अब दूसरा है चूँकि ये इंपीरियल तो थे बट विदिन देयर ओन बॉर्डर्स। अब इसकी जो मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ, अपोज़िट टू दैट वो है मुसलमानों की मिसाल। अरबों ने उस वक़्त पूरी दुनिया को नॉलेज दिया व्हाटएवर दे हैड अचीव्ड। कैसे? दे वेंट टू यूरोप इन स्पेन। तो उससे फिर वहाँ पे जाके इनको पता चला मिडीवल यूरोपियंस को कि अगर कुछ सीखना है अबाउट हेल्थ, मेडिसिन, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, शिपिंग इंडस्ट्री, तो इनके पास जाओ, इनकी अकेडमीज़ में जाके तालीम हासिल करो। चाइना में जो लोग भी आते थे तालीम हासिल करने के लिए, वो आते थे या कोरिया से या वियतनाम से
या जापान से। यही इनके साथ-साथ के इलाकों से लोग आते थे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए। तो हमने जो हदीस पेश की है हज़ूर के हवाले से उनसे मंसूब करके कि चीन जा इल्म हासिल करो, ख़ात्मे उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अगर ये सही है हदीस तो इट शोज़ एक्सीलेंस ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन कितने लोग आए इस हदीस पे अमल करने के लिए चाइना में और चाइना से इल्म सीखा, ठीक है ना? तो इसलिए ये हम्म। हमें ये सोचना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट वही करते हैं। चाइनीज़ अगर बुक्स ना होती ट्रांसलेट बगदाद के दारुल हिकमा में या इवन अगर संस्कृत का नॉलेज ना ट्रांसफ़र होता, तो दुनिया को ना पता चलता इनका। तो ये इंडिया दूसरी मिसाल है कि इंडिया की जो एक्सीलेंस हुई है फिलॉसफी में या मैथमेटिक्स में या जो भी व्हाटएवर नॉलेज दे हैड, इट रिमेन्ड विदिन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये बाहर नहीं गया। बाहर ये उस वक़्त गया है जब अल-बैरूनी यहाँ आया है, उसने इनको स्टडी किया है एंड वेंट बैक एंड रोट अबाउट इट या हमें बताता है और क्या नाम है उनका अ, इब्न रुश्द से पहले जो था अ, इब्न सीना। इब्न सीना हमें बताता है कि मुझे मैथमेटिक्स के लिए मुझे कोई टीचर नहीं मिल रहा था। तो मेरे वालिद चूँकि उस शहर के गवर्नर थे, तो उनको पता चला कि एक इंडियन वेजिटेबल सेलर है। तो मुझे उसकी दुकान पे जाना पड़ता था उससे मैथमेटिक्स सीखने के लिए। तो ये वी गेट टू नो दीज़ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज़। अब कोई चीनी बगदाद में हमें नज़र नहीं आता है उस दारुल हिकमा के इर्द-गिर्द कहीं। जो चीनी किताबों का तर्जुमा कर रहे हैं, वो अरब ही हैं। जिन्होंने चीनी ज़ुबान सीखी या संस्कृत सीखी या पुरानी फ़ारसी सीखी, ये तमाम लोग उसने इकट्ठे किए और अलेक्ज़ेंड्रिया से लोग बुलाए कुछ, तो यूरोपियन ज़ुबानें जानते थे। ये तमाम लोगों ने बैठ के जो-जो उनके पास था अपनी एक्सपर्टीज़, उसके मुताबिक नॉलेज को किया ट्रांसफ़र। अनफॉर्च्यूनेटली चाइनीज़ डिड नॉट हैव एनी इंस्टीट्यूशन लाइक दैट। अच्छा सर, इसमें ताजदीन साहब का और साजिद गौरी साहब का कुछ सवालात हैं कि एक तो चाइना का मतलब इस इलाके से उन्होंने तो सिंध का कहा है, यानी ट्रेड के लिए क्या वो सिंध के साथ उनका कोई ऐसा राब्ता था? और दूसरा सर इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये किस तरह से ये तंग डायनेस्टी के बाद ये हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये अर्ली पीरियड अर्ली इंपीरियल पीरियड था और इसके बाद वाली जो 3 डायनेस्टीज हैं या युआन और किंग डायनेस्टी, ये सारी हम इसे लेटर इंपीरियल पीरियड में शामिल करते हैं। इनका क्या फ़र्क है सर? ये कुछ भी नहीं फ़र्क, ये सिर्फ़ हमारी अपनी हिस्टोरियंस की है बिकॉज़ देयर इज़ टू मच टू स्टडी। अब करें क्या आप उसको? इम्पीरियल राइट। चाइना को जब आप स्टडी करते हैं तो वेयर डू यू स्टार्ट एंड वेयर डू यू स्टॉप इट? हुँ, और इम्पीरियल चाइना को अगर आप देखते हुए साथ-साथ ये भी देखें कि वेदर इट वाज़ रियली मेडिवल और मॉडर्न या हुँ, एंशिएंट था, तो देन यू आर अगेन स्टक। तो आपको हुँ। याद होगा शुरू में मैंने जब कहा था कि तारीख एक चलता हुआ धारा है। जी, बिल्कुल सही। हम एक जगह रुक जाते हैं कि अच्छा अब से ऊपर से हम आए हैं यहाँ तक आके हमने क्या देखा? तो उसपे हुँ, हम एक बंद लगा के कह देते हैं कि ये है एंशिएंट। ये मसलन मिसाल के तौर पे दरियाए सिंध का हुँ। मैंने बताना है, जी तो सर। कहाँ से शुरू करूँगा? लेक मानसरोवर से, वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से ये सारे तकरीबन कहते हैं निकलते हैं दरिया। वहाँ से लाके मैं खैबर पख्तूनख्वा तक रखूँगा कि ये है जी इसका अव्वली पीरियड। हुँ, उसके बाद अटक तक ये दूसरा, फिर हुँ, तीसरा, फिर फाइनल जाके सिंध में जब ये कराची में जाता है।
दरिया एक है, पानी एक है, सिर्फ रास्ते में मिलावटें उसके साथ मुख्तलिफ होती हैं। तारीख इसी तरह है। It is the same flow of history. With the passage of time, your interaction with people changes its color, makes it according to your taste or against your taste. And depending in which area you live, which part of timeline you are traversing, उसके मुताबिक आप उसको कहते हैं। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए, तंग डायनेस्टी में एक हिस्टोरियन लिख रहा है, वो क्या लिखेगा? इसको इंपीरियल लिखेगा, मिडीवल लिखेगा, उसके लिए तो मॉडर्न कंटेम्पररी हिस्ट्री है ये। जैसे हमने एम्परर वू की 2 हिस्टोरियंस का जिक्र किया, वो पूरी फैमिली थी जिनकी एक बेटी ने भी हिस्ट्री लिखी, उसको क्या कहेंगे आप? तो इसलिए इंपीरियल, लेट इंपीरियल हम इसलिए कहते हैं डिफरेंस आ जाए। लेटर इंपीरियल का ये मतलब नहीं कि वो कम इंपीरियल थी, इट्स ओनली टाइमलाइन, क्योंकि अदरवाइज इंपीरियल विल बी a very long period for the historians or for teachers of history to teach in the class. तो वो कहेंगे कि अच्छा एक पीरियड हम 5 लेक्चर देंगे इंपीरियल हिस्ट्री पे, अगले 5 होंगे लेटर इंपीरियल हिस्ट्री पे। तो बजाय इसके कह दें कि इस पे हमने 10 लेक्चर देने हैं, वो डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे डिवाइडर्स हैं, लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। उसमें इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली आएंगे जो पहले नहीं थे, आपको नजर आते, वो आएंगे आपको। लेकिन इंपीरियल का मतलब क्या होता है? रॉयल डायनेस्टी है कोई, और उसकी एक सेंटिटी है, उसकी एक प्लेस है इन चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। डू दे एक्नॉलेज इट एज इंपीरियल और नॉट? दैट्स अ डिफरेंट। जैसे हम तारीख अपनी पढ़ते हैं, मुगल शहनशाहों की तारीख है, सल्तनत की तारीख है। वो सल्तनत क्यों कहते हैं, उनको शहनशाह क्यों नहीं कहते? इसलिए कि थ्योरेटिकली दे वर अंडर अ कैलिफ हु वाज नॉट इन इंडिया एल्सवेयर। वो ये नोमेनक्लेचर है सारा। वो पूछते नहीं थे उससे कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बट वी गो बाय द नोमेनक्लेचर as if these sovereigns were not really sovereigns like the Mughals. They were. Since they call themselves sultans, so we follow that. सर बहुत नवाजिश के साथ, वैसे तो क्वेश्चंस और कमेंट्स डॉक्टर मंजूर बिसरी साहब के, उमर खान साहब के आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वक्त की तंगी है सर, आज का प्रोग्राम का वक्त हम वक्त से आगे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को और इन कमेंट्स को कमिंग प्रोग्राम में हम एड्रेस करेंगे और ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि वो चाइना जो इतना कुछ ग्रेट होने के बाद फिर उसके ये 8, 10, 12 हिस्से कैसे हो गए, कैसे कॉलोनाइज हो गया, कैसे अफ्यून का आदी हो गया, कैसे वो चाइना जो है वो एक दफ़ा तबाह हुआ और फिर हम मॉडर्न टाइम चाइना की तरफ जाएंगे। सर आपका बेहद शुक्रिया, तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ शामिल हैं। बस इस दरख्वास्त के साथ कि इस प्रोग्राम को जब आप इसमें एंटर हों तो अपने दोस्तों के साथ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ शेयर करते जाएं, और जिन दोस्तों के साथ ये शेयर हो जाए वो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दें। आपकी इस थोड़ी सी काविश से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों को इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से मुस्तफीद करने की, और दोस्त उसको वेलकम कर रहे हैं। खुश रहें, खुश रखें और इल्म की शमा को जलाए रखें और इस मैसेज को जहाँ तक हो फैलाए रखें। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।